Hello guys, welcome to this channel. So this is first News and new batch. very growth. तो नाउ स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। तो हम चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद एक्सप्लेन करेंगे। लेंथी चैप्टर है, बुक के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बताऊंगा नोट्स के अकॉर्डिंग सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ध्यान से सुनिएगा और जो चीज़ नोट करने की है वो नोट कीजिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री में क्या आता है, हमारे ईयर्स, साल, किस वर्ष कौन सी घटना घटी, किस वर्ष क्या हुआ, ये कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरफ से सारी जो इस चैप्टर में जितनी भी घटना घटी है सबका एक तरफ से रिव्यू करा देता हूँ कि कौन सी घटना किस तरह घटी और कब घटी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसके सारे टॉपिक के ईयर्स, जो बर्ड्स हुए, घटना घटी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्हों को टॉपिकों को क्लियर करेंगे, सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चाहे आप एनसीईआरटी क्वेश्चन करो बच्चा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ पहला सबसे मुख्य टॉपिक इसमें आता है पहला विश्व युद्ध। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में इस चैप्टर में, कि विश्व युद्ध में जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हाथ है वो है महात्मा गांधी का। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वह 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। क्यों आए थे? बहुत सारे शांति व्यवस्था बनाने के लिए, बहुत सारे आंदोलन चलाने के लिए वह भारत आए थे। पहला, वह भारत दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1950 में। जब वह भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले पहला आंदोलन स्टार्ट किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और ये नील की खेती के लिए, किसानों के लिए किया गया था। क्या है क्या नहीं है फुल डिटेल आगे, पहले ईयर्स पढ़ लेते हैं, ये लिख लीजिए आप अपनी नोट में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1918 में, 1918 में खेड़ा किसानों के लिए सत्याग्रह हुआ था। ये खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। और 1918 में ही अहमदाबाद में मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई थी अहमदाबाद में। कब तक? कब? अक्टूबर नवंबर में अहमदाबाद में। उसके बाद 1919 में रॉल्ट एक्ट हुआ था। रॉल्ट एक्ट होने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस चैप्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको आगे। पहले आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बताया ना मैंने आपको। एंड उसके बाद 1921 में, 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था। सितंबर 1921 में तो ये कलकत्ता में हुआ था और दिसंबर 1921 में ये नागपुर में हुआ था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चाहते थे, क्यों किया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और 1922 में उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1921 में एंड वापस हुआ था 1922 में। ओके, उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन CR दास और हमारा मोतीलाल नेहरू की देखरेख में हुआ। इंपॉर्टेंट है कब हुआ गठन और किसकी देखरेख में हुआ। उसके बाद 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ, जिसमें मीटिंग बुलाई गई। एक नेहरू रिपोर्ट में इसमें दर्जा दिया गया है। नेहरू रिपोर्ट क्या है आगे बताएंगे। उसके बाद 1928 में साइमर कमीशन भारत आया, लेकिन भारत के लोगों ने उसे साइमर भारत छोड़ो के नारे से उसे भारत से निकाल दिया गया, इसलिए साइमर कमीशन को तुरंत भारत से लौटना पड़ा। एंड 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई। एंड 1930 में दांडी मार्च हुआ, जिसमें कि गांधी जी ने नमक यात्रा, नमक कानून को तोड़ा, जिसमें उन्होंने नमक, जो पैदल गए थे नमक कानून को तोड़ के हजारों लोगों को, इसी में ही जो नमक कानून तोड़ा था यहाँ पे ही एक आंदोलन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये तो बता दिया हमने आपको। ओके सही है। उसके बाद मार्च 1931 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी, जब गांधी जी वहां गए थे, कहाँ पर, नमक कानून हुआ था जब 1930 में,
तो जब ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? वह आंदोलन यही था कि जो गांधी जी नमक यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने वह कानून, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वह 1931 में वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था ये बताएंगे, लेकिन बाद में दोबारा से गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। इसका रीजन क्या था ऑफ होने का और फिर से ऑन होने का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल शुरू से। अब बात करते हैं पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1916 में हुआ था, 1914 और 1919 के बीच में हुआ था। इसमें प्रथम विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक स्थिति पैदा हो गई थी। लोगों में युद्ध के नाम पर भारी वृद्धि हो रही थी, लोगों से कर वसूले जा रहे थे, किसानों पर अधिक टैक्स लगा दिया गया था और सीमा शुल्क बहुत बढ़ा दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे सैनिक विश्व युद्ध में मारे जा रहे थे, जिसके कारण कीमतें बहुत बढ़ गई थी, जिससे आम आदमियों के लिए मुश्किलें आ गई थी। और बिल्कुल जो आम आदमी था, गरीब आदमी था, उसके लिए खाना एक टाइम की रोटी भी इतनी मुश्किल पड़ रही थी प्रथम विश्व युद्ध में। और गांव में सिपाहियों को बहुत, जो गांव के लोग थे उनको सिपाहियों में जबरन भर्ती करना पड़ रहा था। जबरन भर्ती मतलब कि सैनिक सारे मर गए थे और सैनिकों की नीड थी प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, तो उसके लिए जबरन भर्ती, जबरदस्ती गांव के लोगों को भर्ती करना पड़ रहा था, जिसलिए गांव के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा अपना क्रोधित थे गांव के लोग। एंड उसके बाद बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था, जो किसानों से अंग्रेज नील की खेती करवाते थे उसके लिए ये सत्याग्रह हुआ था। नील की खेती से बताया जाता है, अगर नील की खेती खेत में कर लेते हैं तो जो खेत होता है वो डैमेज हो जाता है, उस पर कोई न्यू फसल हम नहीं कर सकते। इसलिए वो उनसे नील की खेती क्यों कराते थे? नील की खेती इसलिए कराते थे क्योंकि वह नील की खेती कराते थे और नील उसकी समय नील की बहुत मांग थी, वह और देशों में जा जाकर नील बहुत महंगा बेचा करते थे, इसलिए वह नील की खेती कराता करते थे। उसके बाद गांधी जी ने 1918 में खेड़ा जो कि गुजरात में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। इसमें क्या था, 1918 में एक बहुत बड़ी महामारी आ गई थी, जिस कारण गांव के लोगों से कर वसूला जा रहा था और वह गांव में ऐसी बीमारी आ गई थी, प्लेग नाम की महामारी फैल गई थी, जिसके कारण लोग बहुत भयभीत हो गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे और लोगों के लिए कर वसूलना भी, मतलब लोगों को, जो किसानों को कर देना बहुत भारी पड़ रहा था। तो इसमें गांधी जी ने कहा था कि उनसे कर कम कर दिया जाए, उनके लिए बहुत मुसीबतें आ रही हैं, इस कारण ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन नेक्स्ट जो है अहमदाबाद मजदूरों के लिए सत्याग्रह। अहमदाबाद मजदूरों के लिए सत्याग्रह, ये सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर थे, उनके लिए सत्याग्रह हुआ था। उनके लिए क्यों हुआ था? जो उनके मालिक थे, सेठ थे, उन पर काम ज़्यादा कराया करते थे और उनको उसके काम के बदले इतना जो पैसा होता है, उनकी जो कमाई होती है, उसको नहीं दिया करते थे, इसलिए इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा 1919 रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट क्या है देखेंगे। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। रॉल्ट एक्ट के जरिए जो अंग्रेज थे, उनको कोई मुकदमा या किसी प्रकार का ऐसे कार्रवाई होती है, अगर कोई कैदी जाता है जेल में तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन उनको ये कानून मिल गया था कि वह बिना किसी का मुकदमा चलाए, बिना किसी को जाने पहचाने 2 साल तक जेल में रख सकते हैं कैदी को आराम से। इस कारण महात्मा गांधी ने इस पर बहुत विरोध किया इसको, और बहुत सारे शहरों में इसकी रैली निकालनी कि ये गलत है, रॉल्ट एक्ट को हटाया जाए। और उसके बाद पुलिस ने 10 अप्रैल को अमृत शहर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। एक अमृत शहर में जुलूस निकल रहा था, रैली निकल रही थी, तो 10 अप्रैल को पुलिस ने वहाँ पर गोली चला दी कि ये जो महात्मा गांधी जो करा रहे हैं, वहाँ पर रैलियाँ निकाल रहे हैं, ये सब बंद करो। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। गांव वाले लोग अमृत शहर के मेले में शामिल होने जा रहे थे जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग गांव से काफ़ी दूर था, तो उनको ये नहीं पता था गांव वालों को कि वहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो गया है। किसी को नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू हो गया है।
और जनरल डायर ने चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेर लिया, जनरल डायर, और वहां पर लोगों पे अंधाधुंध गोली चलवा दी, लाखों लोग मर गए, बहुत सारे, वहां एक कुआं था बताया जाता है। जो जलियांवाला बाग था वो चारों तरफ से बंद था, जैसे हम जलियांवाला बाग इस समय घूमने जाते हैं, वहाँ की यादें हैं हमारे लिए, तो वो चारों तरफ से बंद था, वहां पे गोली चलवा दी, लाखों लोग मारे गए, खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए कुआं में चले गए, गिर गए, वहां जाके उनकी ऐसे डेथ हो गई। उसके बाद हमारा टॉपिक है, ओके, जलियांवाला बाग कंप्लीट है। जलियांवाला बाग में और कुछ नहीं है। मार्शल लॉ होता है कि कानून जो रैली निकाल रहे हैं और जो दंगा कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, पुलिस की लाठीचार्ज कर देना, उन पर उन पर लाठीचार्ज करने का ऐसा आदेश मिल जाता है। उसके बाद चोरी चोरा कांड 1922 में, 1921 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो सिर्फ हमारी वजह से, हमारे चीज सामान की वजह से वो यहाँ पे भारत में राज कर रहे हैं। अगर हम उनका असहयोग करते हैं, हम उनके सामान को खरीदते नहीं हैं, जैसे उनका सरकारी कार और जो अंग्रेज की चीज थी, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन अपनाया। वह चाहते थे कि हम अंग्रेज का कोई भी सामान ना खरीदें, जिसके कारण, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है बुक की, ध्यान देंगे। अपनी प्रसिद्ध बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढल जाएगा। ब्रिटिश शासन कौन सा शासन? अंग्रेज शासन को ही ब्रिटिश शासन बोला जाता है, ठीक है। जो हम भारतीय लोग थे वो अंग्रेजों के सामान को बहुत यूज किया करते थे। तो वहां पर असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। वहां पर क्या कर दिया? टीचरों ने स्कूल में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अपना कोर्ट में आना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, पुलिस अदालतें, विधायकी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगा, और कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर आशंकित थे क्योंकि हिंसा फैलने का डर था। एंड उसके बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन ये दोनों एक साथ शुरू हुए थे। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग के साथ 1921 में स्टार्ट हुआ था। और इन दोनों कानून का स्टार्ट होने का रीजन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध और रॉल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारी परिस्थिति इनको स्टार्ट करने का रीजन बनी। एंड उसके बाद 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। इस आता है एग्जाम में, चोरी चोरा कांड क्या कहलाता है? तो इसका मतलब है कि 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था गोरखपुर पुलिस स्टेशन में, जिसके कारण महात्मा गांधी को हिंसा फैलने का बहुत डर लगा और उन्होंने उसके बाद उस कानून को वापस, अपने असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया। महात्मा गांधी ये करते आए कि वह आंदोलनों को वापस ले लेते, जैसे ही लगता कि आंदोलन सही चल रहा है वो हिंसा की डर के कारण आंदोलनों को वापस लिए लेकर। अब बात आती है ये आंदोलन किस प्रकार फैला। देखिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन और लास्ट ईयर क्वेश्चन आता है, मैं बोलूंगा सुनेंगे। देखिए हम 3 कैटेगरी में इस आंदोलन को बात करेंगे। एक तो शहर के भीतर आंदोलन जो था, बात कर रहे हैं हम असहयोग और खिलाफत आंदोलन, जो कि प्रथम विश्व युद्ध, रॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुआ था 1921 में। इसका कारण था आंदोलन किस प्रकार कहाँ का फैला। पहले तो शहरों के आंदोलन के बारे में बात करेंगे, शहरों में इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ग्रामीण में आंदोलन की बात करेंगे कि गांव में इसका क्या प्रभाव पड़ा। एंड बागानों में स्वराज, बागानों में इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। शहरों में इस आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि हजारों बच्चे और टीचर स्कूलों को छोड़कर चले गए। हेड मास्टर और शिक्षकों ने भी इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने भी मुकदमा लड़ना ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया? रीजन पता है आराम से, क्योंकि वह चाहते थे कि हम असहयोग करें। ये अंग्रेज हमारे कारण ही तो आए हैं भारत में। रीजन तो सबसे बड़ा भाई ये है, अगर असहयोग करेंगे तो ये अपने आप इनका जो कम पड़ जाएगा और यहाँ से भगा दिए जाएंगे। उसके बाद कपड़े जो थे, कपड़े लेना बंद कर दिया, विदेशी कपड़े थे वो लेना बंद कर दिया।
विदेशी व्यापार करना बंद कर दिया, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। ये हमारा शहरों में आंदोलन हुआ था, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। गांव में इसका आंदोलन का जो था, इसका कैसे पड़ा असर? गांव में इस आंदोलन का असर, यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि जमींदारों के खिलाफ था। गांव में इस आंदोलन का असर ये हुआ, शहरों में तो हमने अंग्रेज के खिलाफ देखा, लेकिन गांव के लोग क्यों परेशान थे भाई? उनकी जमीन हड़प लिया करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे उनसे मजदूरी का पैसा नहीं दिया करते थे, उनसे ज्यादा कर लिया करते थे। गांव में इस आंदोलन का ये हुआ, जमींदार किसानों से भारी भरकम लगान तथा तरह तरह के कर वसूला करते थे। इस कारण इस आंदोलन का गांव में विरोध हुआ। जमनकारी जमींदारों का बहिष्कार करने के लिए नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। ओके, बागानों में स्वराज पढ़ेंगे। नई 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, ये समझ रहे प्लीज है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को केवल उस चार दीवार में रहने के लिए इजाजत दी जाती थी। जो बागानों में रहते थे उनसे बाहर जाने की उनको छूट बिल्कुल नहीं दी जाती थी। बागान मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, घेरा बोल सकते हैं, चार दीवारों से बना हुआ। जब बागान मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो वह बागानों को छोड़कर वहां मजदूरी करते थे। अंग्रेज उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराया करते थे, उसको छोड़कर आने लगे। लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं हुआ। उनको बागानों से जो लोग भाग के जा रहे थे उनको पकड़ लिया, उनको बहुत मारा पीटा वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमने पढ़ा था, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ओके, क्लियर है, 1922 में। अब आती है बात साइमर कमीशन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, साइमर कमीशन भारत छोड़ो। अगर साइमर कमीशन भारत आया था लेकिन वहां के लोगों ने उसे वहां से भगा दिया गया। और किस नारे के साथ भगाया था? साइमर भारत छोड़ो। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है वो की मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बाकी सारी चीज इसी में इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए सुनेंगे। 20 जुलाई 1927 को ब्रिटिश सरकार ने साइमर कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। सर जॉन साइमर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। विदेशियों द्वारा किया जाना स्वशासन भारतवासियों को मंजूर नहीं था। इसके बाद साइमर कमीशन बम्बई स्वागत के लिए गया। वहां पर साइमर वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमर कमीशन के खिलाफ निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किया और उसके बाद साइमर भारत छोड़ो का आंदोलन से साइमर कमीशन को भारत से निकाल दिया गया। उसके बाद 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुई थी नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है? भारत सचिव लॉर्ड बिरकरहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। इस चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलित सम्मेलन का आयोजित किया। समिति का गठन हुआ। समिति ने अगस्त 1928 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन नेहरू रिपोर्ट से जाना गया। मतलब ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें कि सर्वदलित सम्मेलन हुआ, उनको मान्यता देने के लिए बात की गई। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है ड्राइडी मार्च। 1930 को वह पैदल गए थे नमक कानून तोड़ने। और ये आप देख रहे हो, एक पोस्ट में भी आ रहा होगा कि 13 स्क्रीनशॉट ले लो। 13 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी 11 मांगों का वायसराय इरविन को पत्र लिखा जिसमें नमक कर समाप्त करना भी शामिल था, उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, वहां जाकर नमक कानून को तोड़ा। अब एक इम्पोर्टेंट आंदोलन आता है इसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1931 को
मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में, ये दोनों आंदोलन किस प्रकार अलग थे। एनसीईआरटी में भी इसका एक क्वेश्चन है कि ये दोनों आंदोलन हमारे एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। कौन सा? एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और एक असहयोग आंदोलन है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट होने का रीजन ये था कि गांधी जी ने इरविन मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ समझौता करने के लिए कहा था कि आप हमारी 11 शर्तों को मान जाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कौन सी हैं 11 शर्तें वह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वह नहीं आता, सिर्फ यही बताया जाता है नमक कानून गांधी जी ने इसलिए स्टार्ट किया था कि जो नमक कानून तोड़ा था वह भी हमारा 11 शर्तों के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का रीज़न यही था कि एक तो 1929 में बहुत ज़्यादा महामंदी आ गई थी, किसानों के लिए कर वसूलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, और प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी जिसके कारण बहुत सारे किसान मारे जा चुके थे, मर गए थे। ओके, और प्लेग नाम की बीमारी में अभी कंफर्म नहीं हूँ, शायद प्लेग नाम की बीमारी फैली इसी टाइम थी या आगे, तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, इसको मत करना। 1929 की महामंदी शामिल कमीशन की असफलता और गांधी जी की 11 मांगों को ना मानना, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था हमारा मार्च 1931 को। क्यों? क्योंकि इसमें गांधी इरविन समझौता हो गया था। जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने गांधी इरविन समझौता कर लिया गया था। अब ये गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत ये आता था कि सभी सदस्यों को, गांधी जी और कांग्रेस कार्यकर्ता के जो सभी सदस्यों को, उनको जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया जाए। मतलब जेल से उनको तुरंत निकाल दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, किसी बिना शर्त के, बिना किसी कानून के। तो इसलिए गांधी जी ने उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। एंड ये आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने। कब? 1932 को। उसका रीजन क्या था? दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। देखिए स्टार्ट सबसे पहले कब हुआ था? स्टार्ट सबसे पहले हुआ था 1930 को। रीजन क्या था भाई? रीजन ये था कि गांधी इरविन नमक कानून के ऊपर हुआ था जो स्टार्ट हुआ था, और साइमर कमीशन भारत छोड़ के चला गया था, इसके ऊपर हुआ था, और 1929 की महामंदी थी और गांधी जी की जो 11 शर्तें थी, इसलिए वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसे ऑफ करने का रीजन क्या था? ऑफ करने का रीजन ये था, गांधी इरविन समझौता हो गया था। इसके अंतर्गत ये था कि जो भारतीय लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनको जेल से बिना रिहा करे, बिना किसी शर्त के रिहा कर, बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिया जाए, जेल से निकाल दिया जाए। ये हो गया। लेकिन इसे दोबारा स्टार्ट कर दिया गया था 1932 को। इसका रीज़न यही था कि फिर से वहाँ पर दंगा होने लगा, बहुत ही कर वसूलने लगे, और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, गरीबी फैल गई थी। उसका कारण ये था। जो सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं, सारे टॉपिक हैं, सब कुछ बता चुका हूँ। मैं आपको एक चीज़ बीच में ये बता रहा था, लेकिन बता रहा हूँ अब कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन इम्पोर्टेंट है। जो असहयोग आंदोलन है वो शहरों में कम पड़ने लगा, मतलब उसकी गति जो है धीमी होने लगी। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जो शहरों में अंग्रेजी वस्त्र तो सस्ते आ रहे थे, लेकिन जो वैसे वस्त्र थे, जो सिंपल थे, भारतीय जो कपड़े थे और भारतीय सामान था, वो बहुत महंगा रहा था। तो जो बेचारे गरीब किसान थे वो कैसे करते, इसलिए उन्होंने इसलिए वह धीमा पड़ने लगा। वह अंग्रेज़ों का सामान फिर से खरीदने लगे, क्योंकि वह अपना इतना जुटा नहीं पा रहे थे अपना पैसा कि वह इतना महंगा सामान खरीदें। अंग्रेज़ों का सामान सस्ता था। और बोर्ड में भी इसके यही क्वेश्चन आते हैं, जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं यही टॉपिक आते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, अगर आए तो कमेंट जरूर बताएं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तक जो पढ़ा है उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में हर बार पूछे जाते हैं। गुजरात के किस जिले में महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन देने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया? देखिए चैप्टर समझा होगा ढंग से तो आराम से जवाब दे दोगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? कारण है। नमक यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उस घटना को पहचाने जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था। ओके, और ये सत्याग्रह क्या है? किन्हीं दो स्थानों के नाम बताइए जहां गांधी जी ने सत्याग्रह किया है। ये सीबीएसई 2008-11 में आया, लेकिन आपको पीवाई का क्वेश्चन चाहिए है।
देखिए चैप्टर ध्यान से समझ लो, लिखने से बेटर है समझना और सुनना। ओके। खिलाफत और असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे कौन सी परिस्थिति थी? 2020 और 14 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें। ओके। और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ये है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कंपेयर करो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस प्रकार दोनों अलग है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के पीछे क्या रीज़न है? चलिए ये वाला भाग हत्याकांड बता दिया, साइबर कमीशन के बारे में बता दिया। साइबर कमीशन भारत जाओ के नारे से स्टार्ट हुआ था। ये चैप्टर लास्ट होता है यहाँ पे, और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं जो इस वीडियो की क्लिप के द्वारा बताए गए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो।